बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने मीन एंड वेरिएंस ऑफ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स का टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें हमने अगर रैंडम वेरिएबल के कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए तो उनकी मीन और वेरिएंस और कुछ केसेस में कोवेरिएंस फाइंड करने का तरीका सीखा था। आज जो है हमारा चैप्टर नंबर 4 का, ऑर्पल-माइल्स के चैप्टर नंबर 4 का आखिरी टॉपिक है चेबिशेव्स थ्योरम। इसकी पहले तो ये स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये बेसिकली होता क्या है। द प्रोबेबिलिटी दैट एनी रैंडम वेरिएबल एक्स will assume a value within k standard deviations of the mean is at least 1 minus 1 by k square। अच्छा देखें, एक तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये चेबिशेव थ्योरम हम यूज़ कब करते हैं। अगर आपको याद हो, हम जब भी किसी इंटरवल में रैंडम वेरिएबल की लाई करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो हम उस इंटरवल में डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट करते होते हैं। ठीक है, यानी ये बेसिकली ये जो मैंने ये चीज़ लिखी है, ये हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं कि x जो है वो इस इंटरवल में लाया करता हो। ठीक, तो अगर कभी ऐसा केस हो कि हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ना हो, ठीक है, और हमने इसी तरह किसी इंटरवल में x के लाए करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, यानी x की मौजूदगी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, तो हम ये चेबिशेव थ्योरम के थ्रू ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो है चेबिशेव थ्योरम यूज़ करने का मकसद। हम किस लिए यूज़ करते हैं कि अगर हमने किसी इंटरवल में रैंडम वेरिएबल x की मौजूदगी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, लेकिन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अवेलेबल ना हो, तो फिर हम ये चेबिशेव थ्योरम के थ्रू ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी तो नहीं देता, ये एक क्लोज एस्टिमेट होता है, यानी रिजल्ट के करीब का हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करके देता है। ठीक है, अच्छा अब इस स्टेटमेंट को ज़रा समझ लेते हैं कि ये कहता क्या है। देखें, इसमें जो इसने स्टेटमेंट बताई हुई ना, उसके मुताबिक जो इंटरवल्स हैं वो हमेशा इस फॉर्म में डिफाइंड होने चाहिए। ठीक है, और इस फॉर्म को क्या कहते हैं, विद इन के स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मीन। ठीक है, विद इन के स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मीन, यानी रैंडम वेरिएबल मीन के स्टैंडर्ड डिविएशन से अगर हम दूर राइट साइड पे चले जाएं और लेफ्ट साइड पे चले जाएं, इसके अंदर लाई करता हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है हम इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये विद इन के स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मीन का क्या मतलब है। फर्ज करें हमारे पास कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ठीक है, ग्राफ स्केच में बना रहा हूँ और अज्यूम करते हैं इसका मीन जो है ये एग्जैक्टली ये सेंटर पे लाई करता है। ठीक है, अच्छा, और इस डिस्ट्रीब्यूशन की जिस मीन भी होती है, वेरियस भी होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी होती है। ठीक है, अज्यूम करते हैं इसकी कोई स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा। ठीक, अच्छा, अब अगर मुझे एक पॉइंट चाहिए इस डेंसिटी फंक्शन में जो कि मीन से सिग्मा की दूरी पे है। ठीक है, यानी म्यू में मैं सिग्मा की वैल्यू ऐड करूं या म्यू से मैं सिग्मा की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूं। तो म्यू से अगर मैं सिग्मा की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूं, अज्यूम करते हैं कि ये यहाँ पे कोई एक पॉइंट आता है, और म्यू में अगर मैं सिग्मा की वैल्यू ऐड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कोई वैल्यू आती है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ जी कि x जो है वो म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा के बीच में लाया करता हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बेसिकली ये वाला एरिया बनता है। ठीक हो गया, क्योंकि ये हमने देखा ये म्यू माइनस के सिग्मा है और ये म्यू प्लस के सिग्मा, ये हम जब म्यू से 1 सिग्मा दूर गए। अब अगर मैं कहूँ जी मैं म्यू से 2 सिग्मा दूर जाना चाहता हूँ, तो म्यू में मैं अगर 2 सिग्मा ऐड करूँ, अज्यूम करें कि वो ये पॉइंट आता है, और म्यू से मैं अगर 2 सिग्मा सब्ट्रैक्ट करूँ तो अज्यूम करता हूँ कि वो ये पॉइंट आता है। तो इस केस में ये एरिया जो है वो ये वाला बनता है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये म्यू माइनस 2 सिग्मा लेस देन एक्स। ये ऊपर वाली जो है ये प्रोबेबिलिटी है x लाइज विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन, यानी हम मीन से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर गए। ये जो नीचे वाली प्रोबेबिलिटी है ये क्या है, रैंडम वेरिएबल x लाइज विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन, यानी x जो है हम मीन से
2 स्टैंडर्ड डिवीजन दूर लेफ्ट पे और 2 स्टैंडर्ड डिवीजन दूर राइट पे चले जाएं इस एरिया में या इस रीजन में लाएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे उसने क्या लिखा, विद इन के स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मीन, यानी यहाँ पे उसने, हमने तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू 1 और यहाँ पे 2 स्पेसिफाई कर दी थी, यहाँ पे कोई इसने वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की, जेनेरिक वैल्यू, यानी के की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी हो सकती है। अगर ये 1 फर्ज करें होती तो वो ये वाला एरिया बन जाता, अगर 2 होती तो फिर ये वाला एरिया बन जाता, अगर 2 से बड़ी कोई वैल्यू होती, यहाँ पे कोई पॉइंट होता, यहाँ पे कोई पॉइंट होता तो ये एरिया इस तरह बन जाता। तो ये जेनेरिक फॉर्म लिखी हुई है कि एक्स जो है वो मीन से के स्टैंडर्ड डेविएशंस दूर, अगर हम राइट पे जाएं और लेफ्ट पे जाएं, इस इंटरवल के अंदर लाई करता हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, यह है इज एटलीस्ट 1 - 1/k स्केयर, यानी हम के की जो भी वैल्यू होगी, यानी जितना स्टैंडर्ड डेविएशन हम मीन से दूर जा रहे हैं, उसको यूज़ करते हम ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, और ये जो वैल्यू आएगी ये उसकी लोअर बाउंड है। ठीक है, यानी कम से कम इतनी प्रोबेबिलिटी होगी, इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा की वैल्यू या अपर लिमिट ये हमें नहीं बताता, इसकी यही लिमिटेशन है। ठीक है, ये हमें लोअर बाउंड तो दे देता है, अपर बाउंड नहीं देता, हमें सिर्फ ये पता चल जाता है कि कम से कम इतनी प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन एग्जैक्ट क्या प्रोबेबिलिटी है ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास डेंसिटी फंक्शन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं कि हम इसको सॉल्व करते किस तरह। ये याद रखिएगा, ये अगर ये चेबिशेव थ्योरम लगाने के लिए अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं है तो कम से कम मीन के और वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन का होना लाजमी है। ठीक है, अगर ये भी ना हो तो फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का कोई तरीका नहीं है। तो डेंसिटी फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर नहीं है तो कम से कम मीन और सिग्मा ज़रूर होना चाहिए, तो आप कम से कम ये मालूम कर सकते हैं कि एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अच्छा, ये बुक की एग्जांपल 4.27 है, इसी चेबिशेव थ्योरम से रिलेटेड। इसमें देखें, वो कहते हैं रैंडम वेरिएबल x हैज़ अ मीन 8 एंड अ वेरिएंस 9 एंड एन अननोन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इन्होंने कह रहा है हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है और फिर वो कहता है कि इस इंटरवल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। ठीक है, और ये नीचे एक और इंटरवल, दो इंटरवल डिफाइंड है, इनकी प्रोबेबिलिटी वो कहता है फाइंड करें। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ना हो, मीन और वेरिएंस हैं, हम चेबिशेव थ्योरम के थ्रू अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम से कम प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी होगी। अच्छा, इसमें हमने बेसिकली जब ये इस इंटरवल के लिए जब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमारे पास देखें राइट हैंड साइड पे इक्वेशन के यूज़ होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी है, राइट हैंड साइड पे भी है, हमारे पास म्यू और सिग्मा तो है लेकिन के की वैल्यू नहीं है। तो पहले तो हमें के की वैल्यू डिटरमिन करनी होगी। ठीक, हमारा जो ओरिजिनल थ्योरम है उसकी डेफिनेशन क्या है, म्यू माइनस के सिग्मा इज लेस देन एक्स लेस देन म्यू प्लस के सिग्मा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्स तो है, जो लोअर लिमिट है वो -4, अपर लिमिट जो है वो 20। तो हम लोअर लिमिट को म्यू माइनस के सिग्मा के या अपर लिमिट को म्यू प्लस के सिग्मा के इक्वेट करके के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उनमें से जो सा मर्जी यूज़ कर लें। ठीक है, मैं ये म्यू माइनस के सिग्मा को लोअर लिमिट -4 है, -4 के इक्वल रख के यहाँ से के की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, म्यू हमें पता है कि 8 है, माइनस सिग्मा स्केयर 9 है, ये वेरिएंस है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन यूज़ हो रही है, तो इसका अंडर रूट ले लें, वेरिएंस का स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगी जो कि 3, तो -3k इज इक्वल टू -4। ठीक हो गया, या 3k इज इक्वल टू 8 + 4, और इसमें से k की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी। ठीक है, 8 + 4 12, 3 उधर जाके जब डिवाइड होगा तो k की वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी हम ये जो राइट हैंड साइड पे के यूज़ हो रहा है इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है देखें, ये इसने ये आपकी वही म्यू, ये -k, 4 जो है के, और सिग्मा, इसने उसी फॉर्म में ये लिमिट्स लिख दी हैं। ठीक है, इंटरवल की, ये म्यू प्लस के सिग्मा, और ये एटलीस्ट 15/16 किस तरह है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, 1 - 1/k स्केयर। ठीक है, तो ये हमने अभी देखा कि k जो है 4 है, तो ये 1 - 1/4 स्केयर इज इक्वल टू 1 - 1/16 इज इक्वल टू 15/16, यानी इस रैंडम वेरिएबल इस इंटरवल में लाएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम से कम
इतनी है, ठीक है, इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती, ठीक। अच्छा, इसका बी पार्ट जो है, ये क्या कहते हैं कि इसमें जो इंटरवल डिफाइंड है, अच्छा पहले ये मैं आपको इंटरवल थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या कहते हैं। मैं देखें, मेरे हमारे पास डेंसिटी फंक्शन तो नहीं है, लेकिन ये इंटरवल में थ्रू डेंसिटी फंक्शन आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर देता हूँ। इसमें मीन हमारा 8 है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि 8 जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। और डेंसिटी फंक्शन कोई अज्यूम कर लेते हैं, फर्ज करें इस तरह का है। इस इक्वेशन के थ्रू किस एरिया की प्रॉपर्टी मांग रहे हैं? मैं ये रफ स्केच बना रहा हूँ अंदाज़न, इस वाले एरिया की प्लस इस वाले एरिया की, ठीक है। यानी रैंडम वेरिएबल x जो है या इस एरिया में लाई करता हूँ जो मैंने हाईलाइट किया, या इस एरिया में लाई करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी वो मांग रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ये डेंसिटी फंक्शन मैंने तो बनाया, लेकिन हमारे पास है नहीं, ठीक है, ये ध्यान में रखें। तो अब मैं इस एरिया की प्रॉपर्टी फाइंड करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है, लेकिन ये जो ये वाला एरिया ना, ये सारा, ये मैं फाइंड कर सकता हूँ यूजिंग चेबिशेव्स थ्योरम, ठीक। और एक तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, दूसरा ये मुझे ये पता है कि ये टोटल एरिया जो है वो 1 है। तो अगर मैं 1 में से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ये बाहर वाला छोड़ के, अच्छा ये छोड़ के ये अंदर वाला सारा एरिया सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो पीछे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों बच जाएंगे, और यही हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। और यही इसने यहाँ पे किया हुआ है, यानी प्रॉबिलिटी एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 8 इज ग्रेटर इक्वल टू 6, ये बेसिकली 1 माइनस प्रॉबिलिटी एब्सोल्यूट x माइनस 8 इज लेस देन 6 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और ये इसका मतलब क्या है कि -6 इज लेस देन x माइनस 8 विच इज लेस देन 6, ठीक है। इसको जब ओपन करेंगे तो उसका क्या मतलब है कि -6 लेस देन x माइनस 8 विच इज लेस देन 6। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, 8 -8 को इस साइड पे और इस साइड दोनों पे ले आए, तो ये इसने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा -6 प्लस 8 इज लेस देन x लेस देन 6 प्लस 8, ठीक है। ये हो जाएगा 2 इज लेस देन x लेस देन 14। ये यही वाली फॉर्म बन गई जो ऊपर बनी थी, ठीक है। ये सिर्फ इस चीज़ को मैंने सॉल्व किया, ये 1 माइनस जो है ये तो सेम टू सेम आ जाएगा। तो अब जिस तरह हमने ऊपर वाले केस में -4 को म्यू माइनस के सिग्मा के इक्वेट करके के की वैल्यू निकाली थी सिंपल, यहाँ पे भी हम वही प्रोसीजर, 2 को म्यू माइनस के सिग्मा के इक्वल रख दें, तो आपके पास के की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी, ठीक है। वही वही प्रोसीजर अप्लाई कर दें। अगर के की वैल्यू 2 है तो ये 1, अच्छा ये देखें, हमने जो प्रॉबिलिटी फाइंड की है, ये वाला जो एरिया ना, जो हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, जो मैंने ये वाला बताया, ये एटलीस्ट 3/4 बनती है। 3/4 क्यों बनती है? हमारी के की वैल्यू आई है 2, तो ये 1 माइनस 1 बाई के स्केयर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2 स्केयर, यानी 1 माइनस 1 बाई 4, जो कि बराबर आ जाएगा 3/4। यानी ये वाला एरिया एटलीस्ट 3/4 है, 3/4 से कम नहीं हो सकता। यानी ये जो मैंने ये अंदर वाला एरिया हाईलाइट किया हुआ है, ये कम से कम 3/4 है ये। तो जब इसकी लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी 3/4, तो जो बाहर वाला एरिया बचा ये कितना होगा? 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1/4। यानी जब इसका सबसे कम प्रोबेबिलिटी होगी, तब इसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। यानी ये एरिया जो है, ये जो बाहर वाला एरिया है, ये 1/4 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये हमेशा 1/4 से कम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी जो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो 3/4 है। तो जो बाहर वाला एरिया है वो हम 1 में से ये सब्ट्रैक्ट करके फाइंड कर रहे हैं, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा एरिया 1/4 हो सकता है। तो इसलिए ये देखें, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1/4 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आके हमारा चैप्टर 4 ख़त्म हो गया, हमारा चैप्टर 4 का आखिरी टॉपिक था। इस चैप्टर 4 के अब हम कुछ एंड प्रॉब्लम्स करेंगे। इसमें प्रीवियस जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो भी कवर हो जाएंगे, और ये चेबिशेव थ्योरम जो आज हमने पढ़ा है ये भी कवर हो जाएगा इन एंड प्रॉब्लम में, ठीक है। सबसे पहले ये एक्सरसाइज की प्रॉब्लम नंबर 4.59 है। अच्छा, इसमें स्टेटमेंट क्या है? इफ़ रैंडम वेरिएबल एक्स डिफाइंड सच दैट e of x minus 1 square is equal to 10 and e of x minus 2 square is equal to 6, फाइंड मीन एंड वेरिएंस, ठीक है। हमें इसने ये दो इक्वेशन दी हुई,
इनको यूज़ करते हुए वो कहते हैं फाइंड करें मीन और वेरिएंस। अभी तक आपको याद हो हमने जब भी मीन और वेरिएंस फाइंड किए तो वो एक्स एफ ऑफ एक्स के थ्रू हम मीन फाइंड करते हैं और ई ऑफ एक्स स्केयर माइनस ई स्केयर ऑफ एक्स के थ्रू वेरिएंस फाइंड करते थे। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है ही नहीं, हम किस तरह फाइंड करेंगे? हमारे पास सिर्फ ये दो इक्वेशन, तो इन्हीं को यूज़ करते हुए हमने बेसिकली मीन फाइंड करना है और इन्हीं को यूज़ करते हुए हमने बेसिकली वेरिएंस फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा ये जो पहली वाली इक्वेशन है एक्स माइनस वन, इसका अगर हम स्क्वायर ओपन कर दें तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स। ठीक है, राइट हैंड साइड पे 10 है और हमने पीछे कुछ थ्योरम्स पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, उसमें हमने एक थ्योरम ये था कि अगर दो चीज़ें ऐड हो रही हो तो उनका अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का मीन फाइंड करना चाहें तो बेसिकली उन चीज़ों के इंडिविजुअल मीन के सम या सब्ट्रैक्शन के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वन और माइनस टू एक्स, इनका सम और डिफरेंस हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम इन तीनों पे अलग-अलग एक्सपेक्टेड वैल्यू लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वन माइनस टू कॉन्स्टेंट जो है अगर आपको याद हो हमने को जो सबसे पहला थ्योरम पढ़ा था उसमें कांस्टेंट उसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू से बाहर ले आते हैं इनटू टू बाहर आगे पीछे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बच गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ई ऑफ वन लिखा हुआ है, ये भी एक कांस्टेंट ही है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वन इज इक्वल टू वन। हमने ये थ्योरम में ये भी पढ़ा था कि किसी भी कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वही कांस्टेंट फिर से आ जाती है। ठीक है, तो ये वन कांस्टेंट है, ई ऑफ वन जो है वन के बराबर आएगा। तो ये देखें मैंने आगे लिखा हुआ है, ये हो जाएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू ई ऑफ एक्स, तो वैसे के वैसे आ गया, और ये जो वन है यहाँ पे ये उस साइड पे जाके 10 माइनस वन 9 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एक ही इक्वेशन आ गई। सिमिलरली ये जो दूसरी इक्वेशन है एक्स माइनस टू होल स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू वाली, इसको भी हम ओपन करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स, ये ऊपर वाले थ्योरम इस पर भी अप्लाई करें तो ये आ जाएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई ऑफ फोर माइनस फोर ई ऑफ एक्स। अगेन ई ऑफ फोर जो है फोर के बराबर ही होगा, और इसको जब हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो सिक्स माइनस फोर टू के बराबर, और लेफ्ट साइड पे ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर ई ऑफ एक्स बच जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली को हमने इक्वेशन ए कह दिया और नीचे वाली को बी कह दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए देखें, दो इक्वेशन हैं, दो अननोन है, एक ई ऑफ एक्स स्क्वायर और ई ऑफ एक्स, तो हम इसमें से ई ऑफ एक्स स्क्वायर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ई ऑफ एक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम मैंने कैलकुलेट करने के लिए क्या तरीका लगाया कि ए इक्वेशन ए में से इक्वेशन बी को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऊपर मैंने इक्वेशन ए लिखी है और नीचे इक्वेशन बी जो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ स्क्वायर, ये माइनस फोर ई ऑफ एक्स था तो ये प्लस हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे टू था तो ये माइनस हो जाएगा। ये ई ऑफ एक्स स्क्वायर और ये ई ऑफ एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल, माइनस टू ई ऑफ एक्स प्लस फोर ई ऑफ एक्स टू ई ऑफ एक्स, और ये नाइन माइनस टू सेवन, यानी टू ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेवन या ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेवन बाई टू। तो एक तो हमने यही फाइंड करना था मीन, मीन क्या होता है ई ऑफ एक्स, तो एक तो हमने फाइंड कर लिया। दूसरा अब हमें वेरिएंस की ज़रूरत है, वेरिएंस का मैंने अभी यहाँ पे फार्मूला लिखा था, क्या होता है ई ऑफ एक्स स्केयर माइनस ई स्केयर ऑफ एक्स। हमें अब ई ऑफ एक्स स्केयर की भी ज़रूरत पड़ेगी। ई ऑफ एक्स स्केयर हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? हमने जो ई ऑफ एक्स फाइंड किया है उसको इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, इनमें से किसी एक में पुट कर देंगे, आपके पास ई ऑफ एक्स स्केयर जो है वो 16 के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया, अब वेरिएंस फाइंड करने के लिए हमारे पास ई ऑफ एक्स स्केयर भी आ गया, ई ऑफ एक्स भी आ गया, इक्वेशन में ई ऑफ एक्स का स्केयर होता है, तो ये ई ऑफ एक्स स्केयर माइनस ई स्केयर ऑफ एक्स वैल्यूज पुट करें तो आपके पास वेरिएंस भी आ जाएगी 3.75 के बराबर। अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये बुक की 4.64, इसमें कहते हैं सपोज दैट एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। इन्फॉर्मेशन में उसने बता दी कि रैंडम वेरिएबल एक्स और रैंडम वेरिएबल वाई जो है ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज, एक्स की भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है और वाई का भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है, और एंड में कहते हैं कि एक फंक्शन डिफाइंड है एक्स और वाई का, उसको उसने जेड का नाम दे दिया और वो फंक्शन डिफाइंड है एज एक्स इंटू वाई, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ई ऑफ जेड जो कि बराबर है एक्स वाई के, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट इसमें क्या चीज़ है, एक्स और वाई जो है ये इंडिपेंडेंट है। अच्छा, हमने फाइंड करना है ई ऑफ जेड जो कि बराबर है ई इंटू ई ऑफ एक्स वाई, और चूंकि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं तो कल हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हों तो ई ऑफ एक्स वाई इज बेसिकली इक्वल टू ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, यानी अगर इसको मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो ई ऑफ एक्स वाई, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्या होगा एक्स वाई, इसका हमें मीन चाहिए तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, अब डबल इंटीग्रल आएगा और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे
एक्स और वाई के लिहाज से, ठीक है। यहाँ पे एक्स और वाई की लिमिट्स आ जाएंगी, लेकिन मैंने अपने लिए काम सिंपल कर रहा हूँ। ये इंटीग्रेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो लगता बज़ाहिर यही है कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो इसलिए मैं आसान तरीका लगा रहा हूँ। मैंने ई ऑफ एक्स को अलहदा कर दिया और ई ऑफ वाई को अलहदा कर दिया, ठीक है। तो मैं ई ऑफ एक्स को फाइंड कर रहा हूँ पहले। ई ऑफ एक्स का फार्मूला क्या है, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का इंटेग्रल। तो एक्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एफ ऑफ एक्स के साथ, यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है 8/x³ है, और एक्स की वैल्यू जो है वो 2 से ग्रेटर है, ठीक है। तो लिमिट्स 2 से लेके इन्फिनिटी तक जाएंगी, ठीक है, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो 8 कांस्टेंट, इसको बाहर लेके आ गए। एक्स इंटू एक्स जब x³ पे डिवाइड हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में x की पावर 2 और ये ऊपर आके x की पावर -2 चाहिए, x की पावर -2 है, नहीं x की पावर -2 का हमें इंटीग्रल चाहिए। इसको जब सॉल्व करेंगे लिमिट्स लगा के, तो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है वो 4 आ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y चाहिए। एक्सपेक्टेड वैल्यू y क्या है, y इंटू एफ ऑफ वाई, और एफ ऑफ वाई इसने यहाँ पे इसको एच ऑफ वाई से रिप्रेजेंट किया है, मार्जिनल के फॉर्म में है, तो एफ ऑफ वाई एच ऑफ वाई एक ही चीज़ है। अच्छा, तो एच ऑफ वाई या एफ ऑफ वाई जो है वो 2y के बराबर है, तो y इंटू 2y का इंटीग्रल, और लिमिट्स देखें y की 0 और 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में इसको इंटीग्रेट करना है। इस इंटीग्रल को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास y का मीन आ जाएगा जो कि 2/3 के बराबर है। अब सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू 2/3 8/3 आपकी इस रैंडम वेरिएबल जो कि डिफाइंड है एज x इंटू वाई, इसका मीन आ गया। अच्छा, नेक्स्ट है 4.65। इसमें कहते हैं लेट x रिप्रेजेंट द नंबर दैट अकर्स व्हेन अ रेड डाइस इज टॉस्ड एंड y द नंबर दैट अकर्स व्हेन अ ग्रीन डाइस इज टॉस्ड। ये इसने कलर्स डिफाइन कर दिए, डाइस के ऐसा सच फ़र्क नहीं पड़ता, यानी हम दो डाइस फेंक रहे हैं, एक डाइस के आउटकम्स को हम x कह रहे हैं और दूसरे के आउटकम्स को हम y कह रहे हैं, ठीक है। अब वो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि एक इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करें x प्लस वाई की, एक x माइनस वाई की, और एक x इंटू वाई की। अच्छा, अगर आपको याद हो, हमने इसके भी कुछ थ्योरम पढ़े थे कि ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई हमने पीछे अप्लाई भी की है। ये बेसिकली किसके बराबर है, ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई के बराबर है, ठीक है। एक तो ये काम सिंपल हो गया। ये नीचे वाला यहाँ पे माइनस है तो सिंपल यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ई ऑफ एक्स वाई जो है ये किसके बराबर होगा, ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई के। ये इसके बराबर क्यों होगा, क्योंकि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है। ये उसने स्टेटमेंट में बताया नहीं, लेकिन हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, देखिए एक्स पे एक्स की जो मर्जी वैल्यू आए, 1 से लेकर 6 तक एक्स की कोई वैल्यू है ना, तो इसका वाई पे कोई असर नहीं है। एक्स की आउटकम्स अपनी अलहदा है, वाई की आउटकम्स अपनी अलहदा है। यानी अगर एक्स पे 2 आए तो वाई पे 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। सिमिलरली एक्स पे अगर 3 आए तो अगेन वाई पे 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, यानी वाई जो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। सिमिलरली एक्स जो है वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा। इन एक्स और वाई जो है इंडिपेंडेंट, हमें इसको पे कोई थ्योरम अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो इन इसके प्रोडक्ट का मीन जो है इनके इंडिविजुअल मीन के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब हमने देखें हमें ई ऑफ एक्स और ई ऑफ वाई चाहिए तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तीनों पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए। रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यूज़ हमें पता है क्योंकि डाइस है, तो इसकी पॉसिबल वैल्यू जो है वो 1 से लेके 6 तक है, और y जो है वो भी एक डाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी भी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 1 से लेके 6 तक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ वाई। ये कैसे, देखें ये दो अलहदा डाइस हैं लेकिन इनकी आउटकम्स 1 से लेके 6 ये भी सेम है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज, और इनकी प्रॉबिलिटीज़ भी सेम है। हर आउटकम की प्रॉबिलिटी हमें पता है 1/6 है डाइस के केस में। तो अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज भी सेम है और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉबिलिटीज़ भी सेम है तो इनका मीन भी सेम होगा। तो यहाँ पे हर जगह ई ऑफ एक्स और ई ऑफ वाई यूज़ होने, तो हमें इन दोनों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इनमें से किसी एक को कैलकुलेट कर लेंगे और दूसरा हमें पता है इसकी भी वही सेम वैल्यू होगी, ठीक है। तो पहले पार्ट में वो कह रहे हैं ई ऑफ एक्स प्लस वाई फाइंड करें, ये हमें पता है ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई के बराबर है, तो हम ई ऑफ एक्स पहले फाइंड कर लेते हैं। रैंडम वेरिएबल ई ऑफ एक्स का फार्मूला एक्स ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, और एक्स के लिहाज से सम, एक्स की वैल्यू जो है 1 से लेकर 6 तक जाएंगी क्योंकि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक है, और हमें पता है हर आउटकम की प्रॉबिलिटी 1/6, तो 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6 एंड सो ऑन करते करते 6 इंटू 1/6 तक, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स का मीन जो है वो 3.5 के बराबर आ गया। ई ऑफ एक्स भी 3.5 है और ई ऑफ वाई भी 3.5 है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो ई ऑफ एक्स प्लस वाई जो हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। ई ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होगा, ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ वाई, तो 3.5 माइनस 3.5 ये 0 के बराबर आ गया,
और ई ऑफ एक्स वाई जो है वो ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई है, यानी 3.5 इंटू 3.5, तो ये 12.25 के बराबर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये एक डेंसिटी फंक्शन दी हुई है हमें, और वो कहता है कि इस इंटरवल की प्रॉपर्टी फाइंड करें। ठीक है, ये एक ऐसे डेंसिटी फंक्शन डिफाइंड है और कहता है कि इस इंटरवल की प्रॉबिलिटी फाइंड करें। ठीक, एंड वो कहते हैं कि इसको चेबिशेव थ्योरम से भी कंपेयर करके देखें। ये चेबिशेव थ्योरम से कंपेयर करने वाला पार्ट आप लोगों ने खुद कर लेना, मैं आपको इस इंटरवल की प्रॉपर्टी फाइंड करने सिखा देता हूँ। अच्छा देखें, ये चीज़ लिखी हुई है ना कि म्यू माइनस टू सिग्मा इज लेस देन एक्स लेस देन म्यू प्लस टू सिग्मा, यहाँ पे हम डायरेक्ट चेबिशेव थ्योरम क्यों अप्लाई नहीं कर रहे? क्योंकि देखें हमें ये चेबिशेव थ्योरम तब अप्लाई करते हैं जब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ना हो। तो यहाँ तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है, हम वो क्यों लगाएं? वो हमें करेक्ट एग्जैक्ट जो है प्रॉबिलिटी भी फाइंड करके नहीं देता। तो जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो हम उसी को यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट्स आएँ। ठीक है, तो बेसिकली ये एक इंटरवल डिफाइंड है और वो कहते हैं एक्स इस इंटरवल में लाया कर तो इसकी प्रॉबिलिटी फाइंड करें। तो हमें पता है कि हम जब हमने किसी इंटरवल में रैंडम वेरिएबल की मौजूदगी की प्रॉबिलिटी निकालनी हो तो हम उस इंटरवल में डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट करते होते हैं। ठीक है, यही प्रोसीजर हमने पढ़ा है। तो ये इंटरवल है म्यू माइनस टू सिग्मा से लेके म्यू प्लस टू सिग्मा, डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मसला क्या है कि ना हमारे पास म्यू की वैल्यू है और ना हमारे पास सिग्मा की वैल्यू। अगर ये दो वैल्यूज़ हों तो ही ये इंटरवल हम डिफ़ाइन कर सकेंगे। ठीक है, तो इस इंटरवल को कंप्लीट डिफ़ाइन करने के लिए हमें म्यू भी फाइंड करना होगा और हमें सिग्मा भी फाइंड करना होगा। ठीक, और सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन हम कैसे फाइंड करते हैं? सिंपल, वेरिएंस का अंडर रूट लेके। तो मीन और वेरिएंस और या स्टैंडर्ड डिविएशन बारी बारी फाइंड करें। ठीक है, तो मीन फाइंड करने का वही फार्मूला एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक, और इंटेग्रल 0 to 1 क्यों? क्योंकि रैंडम वेरिएबल 0 to 1 जा रहा है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करके जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास मीन आ जाएगा 1/2। ठीक, तो इन लिमिट्स में एक तो रिक्वायर्ड मीन था वो हमने फाइंड कर लिया, दूसरा हमें स्टैंडर्ड डिविएशन की ज़रूरत है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हमें पहले वेरिएंस फाइंड करनी पड़ेगी। वेरिएंस का हमें फॉर्मूला पता है, ई ऑफ एक्स स्केयर माइनस ई स्केयर ऑफ एक्स। ई स्केयर ऑफ एक्स हम कैसे फाइंड करेंगे? हमने ई ऑफ एक्स फाइंड कर लिया है म्यू, सिंपल इसका स्क्वायर करेंगे। ई ऑफ एक्स स्केयर हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ई ऑफ एक्स स्केयर क्या होगा? एक्स स्केयर इंटू एफ ऑफ एक्स। एक्स स्केयर इंटू एफ एक्स, इस इंटीग्रल को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ई ऑफ एक्स स्केयर आ गया 3/10 के बराबर। ठीक हो गया, सिंपल एक सब्ट्रैक्शन रह गई, ई ऑफ एक्स स्केयर माइनस ई स्केयर ऑफ एक्स। तो सिग्मा स्केयर जो है ई ऑफ एक्स स्केयर 3/10 माइनस ई ऑफ एक्स का स्केयर जो कि 1/2 है 2, तो ये आपके पास 0.05 वेरिएंस आ गई। और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करने के लिए 0.05 का अंडर रूट ले लें तो 0.2236 ये आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ गई। ठीक, तो जो उसने इंटरवल डिफाइन किया था म्यू माइनस टू सिग्मा एंड म्यू प्लस टू सिग्मा का, इसमें जब ये म्यू और सिग्मा की वैल्यूज रिप्लेस कर दें तो ये 0.5 माइनस टू इंटू 0.2236 ये लोअर लिमिट हो जाएगी और 0.5 प्लस टू इंटू 0.2236 ये अपर लिमिट हो जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो लोअर लिमिट 0.0528 और अपर लिमिट 0.9472। अब हमने अपर और लोअर लिमिट फाइंड कर ली है। हमें हमारे पास देखिए ये म्यू प्लस टू सिग्मा भी आ गया और म्यू माइनस टू सिग्मा भी आ गया। तो वो जो वैल्यूज़ हम यहाँ पर रिप्लेस करके इस डेंसिटी फंक्शन को बस इंटीग्रेट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी और डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट कर दी। जब इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास प्रॉबिलिटी आ गई 0.9839। अच्छा, बस आज के लिए इतना ही है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 भी एंड हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जो कि कुछ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पे है। चैप्टर नंबर 4 में ये 3 लेक्चर्स जो आखिरी 3 लेक्चर्स हैं इस वीक के, इनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कल के लेक्चर में जो या फ्राइडे के लेक्चर में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो प्रॉब्लम मैंने आज करवाए हैं इनमें भी अगर कोई मसला आता है ये भी आप पूछ सकते हैं, या आपने अगर कोई प्रॉब्लम अटैम्प्ट किए हैं और सॉल्व नहीं हो रहे तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।